चैप्टर 177 टू 183। कॉल समाप्त होने के बाद सिलास ने सिस्टम से वे प्रश्न पूछने का फैसला किया जो उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन पहले वह देखना चाहता था कि क्या उसकी स्थिति में कोई बदलाव हुआ है और अपठित सिस्टम अधिसूचनाएं जांचें। सिस्टम, मुझे वे महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं दिखाएं जिन्हें मुझे देखना है। डिंग, बधाई हो, होस्ट ने अपना पहला विकास कायापलट हासिल कर लिया है। बधाई हो, होस्ट ने मानव जाति की विकासवादी संभावित सीमाओं को तोड़ दिया है। आपके पहले विकास कायापलट की सफलता के कारण आपके जीन सफलतापूर्वक उत्परिवर्तित हो गए हैं। आपके शरीर में पैराक्रोनिक जीन उत्परिवर्तित हो गए हैं और आपस में उलझ गए हैं। आपके पैराक्रोनिक जीन के उत्परिवर्तन और सम्मिलन के कारण आपकी महाशक्तियां मिलकर एक नई महाशक्ति शून्य उत्पत्ति का निर्माण कर रही हैं। नोट, सिस्टम में उचित परिवर्तन किए गए हैं। स्टेट पॉइंट रूपांतरण दर, होस्ट को अब स्टेट पॉइंट में बदलने के लिए अधिक खर्च करना होगा। जब सिलास ने सिस्टम अधिसूचनाएं पढ़ी तो उसे नहीं पता था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जीन उत्परिवर्तन, जीन सम्मिलन, महाशक्तियों का संयोजन। सिस्टम, कृपया मेरे लिए चीजों को और जटिल न करें। इन सब का क्या मतलब है? सिलास ने थके हुए अपने मंदिर को संदेश भेजते हुए पूछा। वह हमेशा से एक साधारण छूट प्रणाली प्राप्त करना चाहता था। वह हाई-टेक डिवाइस और उन्नत ज्ञान वाले हिस्से से भी ठीक था, लेकिन उसे इसका महाशक्ति वाला हिस्सा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, पहले जब उसने अपनी महाशक्ति को जगाया तो वह बहुत खुश हुआ था, लेकिन अब नहीं। उसने सपनों के स्थान में जो देखा, या जो भी स्थान उसे फेंके जा रहे थे, सिलास जानता था कि उसके पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है, और वह जानता था कि चीजें बहुत जल्द कठिन होने वाली हैं। उस स्थान पर उसने जो देखा, उससे उसे पता था कि बहुत सारी गंदगी होने वाली है, लेकिन यह अच्छा होगा यदि वह जानता कि वह किससे निपट रहा है। वह ये भी जानता था कि वह एक प्रतिगामी व्यक्ति है। यदि सपनों के स्थान में आदमी ने जो उसे बताया वह उसे समझाने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो अस्पष्ट यादों के साथ आने वाली भावनाएं इसका एक और संकेत हैं। यह आवाज जैसी ही है। सिलास को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि इस भयावह आवाज का मालिक कौन है। उन दोनों के बीच क्या इतिहास है? सिलास को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने पहले से ही किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का मन बना लिया था। अगर मुझे द्वीप की घटना के बाद की यादें मिल जाती तो बेहतर होता। फिर भी, भले ही मुझे अब मिल गई हों, वे अभी भी बहुत अस्पष्ट हैं। सिलास ने आह भरी। उसने सब कुछ एक तरफ रख दिया और अपना स्टेटस पैनल चेक करने का फैसला किया। नाम, सिलास कट। आयु, 20। जाति, मानव। अंडरस्कोर, शक्ति, 10। चपलता, 10। सहन शक्ति, 10। बुद्धिमत्ता, 10। करिश्मा, 10। आंकड़े अंक, 268 जोड़। सुपर पावर, शून्य उत्पत्ति अनरेंट। मेरे सभी आंकड़े 10 पर वापस रीसेट हो गए। नहीं, वे रीसेट नहीं हुए। अगर वे रीसेट होते, तो मैं अपने पूरे शरीर में जो विस्फोटक शक्ति महसूस कर रहा हूँ, उसे महसूस नहीं कर पाता। साथ ही, मेरी सुपर पावर। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी, सिलास ने स्टेटस पैनल पर बदलाव का आकलन करते हुए खुद से कहा। सिलास ने जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे अपनी सुपर पावर के लिए फिर से शुरुआत करने पर दुख नहीं हुआ, बल्कि वह उत्सुक था। वह जानना चाहता है कि पदार्थ हेरफेर और पुनर्जनन का संयोजन कितनी शक्तिशाली महाशक्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अत्यंत शक्तिशाली होगी, सटीक रूप से टूटी हुई। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आवाज के मालिक से लड़ने के लिए पर्याप्त है? सिलास ने खुद से पूछा। उसने सिस्टम से वह सवाल पूछना शुरू करने का फैसला किया जिसका जवाब वह चाहता था। हालांकि लूना उसके बगल में थी और उसे सब कुछ करते हुए देख रही थी, लेकिन सिलास चिंतित नहीं था क्योंकि वह टेलीपैथिक रूप से सिस्टम से संवाद कर रहा था। साथ ही, चूंकि उसे उस पर इतना भरोसा था कि वह उसे सिस्टम के बारे में बता सकता था, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिस्टम, जब मैं जीन वृद्धि प्रक्रिया से गुजर रहा था, या जैसा कि आपने कहा, मेरा पहला विकास कायापलट, मैंने खुद को एक खाली जगह में देखा, और वहां मैंने एक आवाज सुनी, और वह आवाज आपकी आवाज से बहुत मिलती जुलती थी। मुझे वह सब कुछ बताओ जो मुझे जानना चाहिए। हर एक बात। लूना, जो उसके बगल में बैठी थी, समय समय पर सिलास की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रही थी, और वह जानती थी कि वह अपने सिर में मौजूद इकाई सिस्टम से बात कर रहा था। वह इस सिस्टम के बारे में बहुत उत्सुक थी, और उसे उम्मीद थी कि उन दोनों के मिलने का कोई रास्ता होगा। होस्ट, मुझे नहीं लगता कि यह सब जानने का समय है। बेहतर होगा कि आप खुद ही सब कुछ पता लगा लें।
जब सिलास ने सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनी तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। आपको नहीं लगता कि यह मेरे लिए समय है, जानते हैं? आप चाहते हैं कि मैं खुद ही सब कुछ पता लगा लूं। सिस्टम, मैंने वहां जो देखा उससे मेरी दुनिया खतरे में है और मुझे नहीं पता कि यह किस तरह के खतरे का सामना कर रही है, और आप चाहते हैं कि मैं खुद ही सब कुछ पता लगा लूं। क्या होगा अगर मुझे पता लगाने तक बहुत देर हो चुकी होगी? फिर आप मुझे ऐसा क्यों करने देंगे? सिलास ने पूछा, थोड़ी बहुत परस्पर विरोधी भावनाएं महसूस करते हुए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, होस्ट। आपके पास अभी भी आपके आयाम तक पहुंचने से पहले पर्याप्त समय है। आपके ग्रह तक पहुंचने में अभी भी 10,000 से 100,000 वर्ष से अधिक का समय लगेगा, और यह समय आपके लिए अपनी दुनिया, अपने सौर मंडल, अपनी आकाशगंगा और अपने ग्रह को विकसित करने के लिए पर्याप्त है। हमारे ब्रह्मांड में, और ये तब तक है जब तक आप ढीले नहीं पड़ते। जब सिलास ने सुना कि सिस्टम ने क्या कहा तो वह अवाक रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ये क्या है? यह अब कहाँ है? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। उसने देखा कि कुछ शब्दों को सेंसर किया गया था, लेकिन उसे पूरी तस्वीर समझ में आने लगी थी, लेकिन उसे और जानकारी की आवश्यकता थी। मैं आपको ये केवल एक बार ही बताऊंगा, होस्ट। ये एक रहस्यमय प्राणी है। इसके बारे में कोई भी लगभग कुछ भी नहीं जानता सिवाय इसके कि यह मौज मस्ती के लिए आक्रमण करना पसंद करता है। ये जहां भी जाता है, जो कुछ भी कर सकता है उसे मारता और लूटता है। रुको, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि वहाँ एक ऐसा प्राणी है जो बहुत शक्तिशाली है, जो मौज मस्ती के लिए चीजों को नष्ट करना और लूटना पसंद करता है? सिलास ने हैरान होकर पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी जल्दी इतनी जटिल हो जाएंगी। वह बस एक नियमित सिस्टम चाहता था, अब वह दुनिया को बचाने वाली गंदगी में फंस गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, होस्ट। प्राणी ने आपकी दुनिया पर ध्यान नहीं दिया है, और मुझे नहीं लगता कि यह अपने स्थान के कारण ध्यान देगा। जब सिलास ने सुना कि सिस्टम ने उसकी दुनिया के बारे में क्या कहा, तो उसे नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। वह आह भर सकता था और अच्छे की उम्मीद कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह निष्क्रिय रहने वाला है। उसने जो देखा, उससे उसने उस स्वप्न स्थान में अपने लिए एक संदेश छोड़ा, खुद को दो बार न हारने के लिए कहा। सिलास इतना मूर्ख नहीं बनने वाला था कि वह उस चेतावनी को अनदेखा कर दे। वह चीजों को अपने हाथों में लेने वाला था और आने वाली किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार करने वाला था। सिस्टम से वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे अपने शारीरिक आंकड़ों और अपनी महाशक्ति से संबंधित उत्तर प्राप्त करने का समय आ गया। सिस्टम, मेरे सभी शारीरिक आंकड़े वापस 10 पर रीसेट हो गए, क्यों? साथ ही रूपांतरण दर में बदलाव के बारे में मुझे और बताए। सिलास अपने 2 पैराक्रोनिक जीन, जो विकसित और सम्मिलित हो गए थे, से मिलने वाले लाभों के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वह पहले से ही जानता था कि वे एक साथ मिल गए हैं और उसे एक पूरी तरह से नई महाशक्ति दी है, लेकिन वह जानना चाहता था कि क्या इसमें और भी कुछ है। वह हर महत्वपूर्ण जानकारी को अपने पास रखना चाहता था, खासकर जब संभावित रूप से कोई ऐसा प्राणी हो जो उसकी दुनिया में रुचि ले सकता हो। वह ये भी जानना चाहता था कि सिस्टम पॉइंट से स्टेट पॉइंट्स रूपांतरण दर में क्या बदलाव किए गए हैं। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि रूपांतरण दर बढ़ गई है, लेकिन वास्तव में कितनी, उसे कोई अंदाजा नहीं था। होस्ट, क्या आप जानते हैं कि आपकी कोशिकाएं मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र का अनुभव क्यों कर रही थी? सिस्टम ने पूछा, जिससे सिलास आश्चर्यचकित हो गया। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसके बारे में उसे लगा कि वह पहले से ही इसका उत्तर जानता है, लेकिन सिस्टम की पूछताछ ने उसे महसूस कराया कि वह गलत हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा शरीर उन अत्यधिक स्टेट पॉइंट्स को संभाल नहीं सकता था जिन्हें मैं उसमें डाल रहा था, और पुनर्जनन महाशक्ति पूरी तरह से समस्या को हल करने के लिए बहुत कमजोर थी? उसने उत्सुकता से पूछा। आप आंशिक रूप से सही हैं, होस्ट। हाँ, आपके शरीर की उस स्थिति में होने का पहला कारण आपका लापरवाह निर्णय था, लेकिन मुख्य कारण आपकी पुनर्जनन महाशक्ति से जुड़े पैराक्रोनिक जीन हैं, सिस्टम ने कहा, जिससे सिलास ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वह गहरी सोच में डूब गया। सिलास पहले से ही जानता था कि उसके शरीर को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसे बहुत ज्यादा धकेल दिया था, जिससे वह जितना संभाल सकता था उससे ज्यादा स्टेट पॉइंट जोड़ रहा था। लेकिन पुनर्जनन पैराक्रोनिक जीन उसके शरीर की पिछली स्थिति का मुख्य कारण कैसे थे? इससे पहले कि वह सिस्टम से पूछ पाता, उसने महसूस किया कि ज्ञान उसके दिमाग में भर गया है। उसे पैराक्रोनिक जीन और उनके काम करने के तरीके के बारे में जानकारी दे रहा है। सिलास जानता था कि ज्ञान की उत्पत्ति अस्पष्ट यादों से हुई थी।
पैराक्रोनिक जीन एक व्यक्ति में विशेष आनुवंशिक संरचना और मेकअप होते हैं जो व्यक्तियों को अलौकिक क्षमताएं प्रदान करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे डीएनए किसी व्यक्ति की पहचान को वहन करता है। अंतर यह है कि पैराक्रोनिक जीन व्यक्ति की महाशक्ति पहचान को वहन करते हैं। ये जीन तब तक ज्यादातर निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि व्यक्ति जीन एनहांसमेंट सीरम (जीईएस) नहीं ले लेता, जो उन्हें सक्रिय और मजबूत करता है। जबकि जीन स्वाभाविक रूप से जागृत हो सकते हैं, यह आमतौर पर व्यक्ति की महाशक्ति के केवल एक छोटे और महत्वपूर्ण रूप से कमजोर हिस्से को अनलॉक करता है। जीन एनहांसमेंट सीरम पैराक्रोनिक जीन को स्थायी रूप से बदल देता है। सेवन करने पर सीरम पैराक्रोनिक जीन के भीतर प्रमुख अनुक्रमों को फिर से लिखता है, जिससे वे आणविक स्तर पर डार्क एनर्जी संगत बन जाते हैं। ये प्रक्रिया एक बार के पुनर्प्रोग्रामिंग के समान है, जहां जीन को सिखाया जाता है कि आगे बढ़ने के लिए डार्क एनर्जी को कैसे संभालना है और सुरक्षित रूप से संसाधित करना है। इसका मतलब यह है कि सिलास के जीईएस लेने के बाद उसके मैटर मैनिपुलेशन पैराक्रोनिक जीन को फिर से प्रोग्राम किया गया और डार्क एनर्जी को कैसे संभालना है, ये सिखाया गया। जैसे जैसे वह अपने सिर में जानकारी को देखता रहा, उसे समझ में आने लगा कि किसी व्यक्ति द्वारा अवशोषित की गई डार्क एनर्जी पैराक्रोनिक जीन में संग्रहित होती है। पैराक्रोनिक जीन डार्क एनर्जी को चैनल करते हैं और इसे पूरे शरीर में प्रवाहित होने देते हैं। जैसे जैसे उसने अपने सिर में जानकारी को संसाधित किया, वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि पुनर्जनन पैराक्रोनिक जीन समस्या कैसे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे थे जिससे मैटर मैनिपुलेशन पैराक्रोनिक जीन गुजरे थे। फिर भी सिलास को लगा कि कुछ ठीक नहीं था। जहां तक उसे पता था, महाशक्तियां केवल 2 तरीकों से जागृत की जा सकती हैं, स्वाभाविक रूप से या जीईएस के माध्यम से। चूंकि उसने पहले ही जीईएस की मदद से अपनी शक्ति जागृत कर ली थी, तो वह दूसरी शक्ति कैसे जागृत कर सकता था। साथ ही अपने दिमाग में मौजूद जानकारी से वह जानता था कि ये जीन बहुत अस्थिर और बेहद संवेदनशील इकाइयां थीं। अगर ऐसा है, तो उन्होंने उसके शरीर से बहने वाली डार्क एनर्जी पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? उसे पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिस्टम ने उसे जवाब दे दिया था। मैंने आपके मैटर मैनिपुलेशन सुपरपावर से जुड़े पैराक्रोनिक जीन में से एक को नष्ट कर दिया और जिस पेड़ पर आप आराम कर रहे थे, उसकी जीवन शक्ति का उपयोग करके इसे बलपूर्वक पुनर्जीवित और परिवर्तित किया। इससे जीन उत्परिवर्तित हो गया और इस तरह आपको अपनी नई महाशक्ति मिली। सिलास ने सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनकर सिर हिलाया। सिस्टम से स्पष्टीकरण और उसके दिमाग में मौजूद जानकारी के साथ वह सब कुछ समझने में सक्षम था। डार्क एनर्जी और नए पैराक्रोनिक जीन की प्रतिक्रिया न करने का कारण ये था कि सिलास के शरीर से होकर गुजरने वाली डार्क एनर्जी में मैटर मैनिपुलेशन पैराक्रोनिक जीन द्वारा अंकित एक अद्वितीय हस्ताक्षर था। यह ऊर्जा उसके शरीर के लिए परिचित थी, लेकिन नए जागृत रीजनरेशन जीन नहीं थे। उसके शरीर ने उन्हें घुसपैठियों के रूप में देखा, विदेशी तत्व जो उसके लिए नहीं थे। रीजनरेशन जीन उसके शरीर को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन साथ ही उसके मूल जीन उन पर हमला कर रहे थे, नए जीन को एक खतरे के रूप में देख रहे थे। इस आंतरिक युद्ध ने उसके शरीर को अराजकता में डाल दिया था। उसके मूल पैराक्रोनिक जीन रीजनरेशन जीन द्वारा छुए गए हर चीज को नष्ट कर रहे थे, जबकि रीजनरेशन जीन बदले में क्षति की मरम्मत करने की कोशिश कर रहे थे। विनाश और उपचार का ये निरंतर चक्र ही उसके भीतर मृत्यु और पुनर्जन्म की विचित्र स्थिति का कारण बना था। सिलास ने आखिरकार सब कुछ समझ लिया तो उसने आह भरी। उसके पास खुद के अलावा किसी को दोष देने के लिए नहीं था। उसके कार्यों ने ये सब किया था। सिस्टम रूपांतरण दर में परिवर्तन के बारे में क्या? नई रूपांतरण दर 10,000 सिस्टम पॉइंट इक्वल्स 1 स्टेट पॉइंट। सिलास ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। वह नई रूपांतरण दर से आश्चर्यचकित था। उसे लगा कि यह काफी महंगा है, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसके पास पर्याप्त से अधिक सिस्टम पॉइंट थे और उसके पास और भी अधिक प्राप्त करने के साधन थे। सिलास को एक और बात जानने की उत्सुकता थी। सिस्टम, आपने कहा कि मैं अपने पहले विकास कायापलट से गुजरा। कितने विकास कायापलट हैं? हर बार जब आप अपनी सुपरपावर रैंक बढ़ाते हैं, तो आपको अपने आंकड़ों को अधिकतम करना होगा और फिर से रैंक बढ़ाने से पहले एक विकास कायापलट से गुजरना होगा। अगर मैं इसे सही से समझता हूँ, अगर मैं अपनी सुपरपावर रैंक को F तक बढ़ाता हूँ, तो मुझे तक रैंक बढ़ाने से पहले अपने आंकड़ों को अधिकतम करना होगा और एक विकास कायापलट से गुजरना होगा। हाँ, सिलास को लगा कि कुछ अजीब है। यह विकास कायापलट प्रक्रिया, उसे इससे कोई परिचितता महसूस नहीं हुई और इसका मतलब था कि यह उसकी अस्पष्ट यादों का हिस्सा नहीं था। सिस्टम, विकास कायापलट में किसी ने कौन सी सर्वोच्च रैंक हासिल की है? सिलास ने पूछा,
कुछ पुष्टि करना चाहता था। होस्ट, यह आपके लिए कुछ अनोखा है। आपको सब कुछ खुद ही पता लगाना होगा। ये सुनकर सिलास ने आह भरी। उसके पास अभी भी एक सवाल था जो वह सिस्टम से पूछना चाहता था। अपने आंकड़ों को अधिकतम करने के लिए मुझे कितने स्टेट पॉइंट की आवश्यकता है? प्रत्येक स्टेट के लिए 1000 पॉइंट। ठीक है, 50 मिलियन सिस्टम पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भविष्य के लिए बहुत उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि वह अपनी महाशक्ति से क्या हासिल करेगा। उसने लूना को देखा, जो उसके बगल में बैठी थी, और उसके बालों को बिखेर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? सिलास ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। तुमने मेरे बाल क्यों बिखेरे? लूना ने उसे घूरते हुए पूछा। क्योंकि मुझे ऐसा करने का मन था, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह उस छेद को देख रहा था जिसके माध्यम से सूरज की किरणें गोदाम में आ रही थीं। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद सूरज को देखने का समय आ गया है। कुछ घंटे बीत चुके थे, और सिलास को अब वह कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी जो उसे पहले महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा और अपनी अकड़न को कम करने के लिए हल्का खिंचाव किया। एवोल्यूशन कैप्सूल में 3 महीने एक ही स्थिति में लेटे रहने के बाद यह स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य था कि उसे अकड़न महसूस होगी। हल्का खिंचाव खत्म करने के बाद उसने लूना द्वारा तैयार किए गए नए कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया, जो गोदाम में स्थापित किया गया था, नहाने के लिए। जब वह नहा चुका तो वह बाथरूम में दीवार के शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर की जांच करने लगा कि कहीं कोई ध्यान देने योग्य बदलाव तो नहीं है। उसने देखा कि सतह पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वह लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा कि इवोल्यूशन कैप्सूल में प्रवेश करने से पहले था। नहीं, अपने पहले इवोल्यूशन कायापलट से पहले और उसके बाद उसका रूप पूरी तरह से अलग था। अगर उसके पिछले लुक को मर्दाना खूबसूरती कहा जा सकता था, तो उसके नए लुक को भी परफेक्ट कहा जा सकता है। सिलास के पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था। शायद ये सिर्फ उसकी धारणा थी, लेकिन अपने नए लुक के बारे में उसे ऐसा ही महसूस हुआ। शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड बना लूं। मैं इतने लंबे समय से सिंगल हूं। वह अपनी बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने शरीर की जांच करने के बाद उसने अपने कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर चला गया। लूना, चलो बैंक के निर्माण स्थल की जांच करते हैं, सिलास ने गोदाम से बाहर निकलते हुए कहा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने अपने सामने काले सूट पहने हुए मजबूत कद के लोगों का एक समूह देखा। लूना से पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक नज़र ही उसे बता देती थी कि वे कौन हैं। वह उन पर मुस्कुराया और कुछ दूरी पर खड़ी लग्जरी कारों की एक टुकड़ी की ओर चलने लगा, और लूना जल्दी से उसके पीछे चली गई। काले रंग के कपड़े पहने हुए लोग, उसके सुरक्षा दल ने उसके और लूना के चारों ओर एक रक्षात्मक गठन किया और खुद को रणनीतिक रूप से तैनात किया। जब सिलास ने ये देखा तो वह और भी मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे लोगों के एक समूह को अपनी सुरक्षा करते हुए देखकर इतना अच्छा लगेगा। ऐसा लगा जैसे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट या कुछ और मिल रहा हो। इससे पहले कि सिलास कारों के बेड़े के करीब पहुंचता, उनमें से एक व्यक्ति ने पहले ही एक नीली रोल्स रॉयस फैंटम का दरवाज़ा खोल दिया था। सिलास कार में चढ़ गया, उसके बाद लूना भी। उनके बैठने के बाद सुरक्षा गार्ड ने दरवाज़ा बंद किया और कार की अगली सीट पर बैठ गया। कारें धीरे धीरे नई बैंक बिल्डिंग की जगह की ओर बढ़ी। उन्हें आखिरकार पहुंचने में कुछ मिनट लग गए। सिलास ने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर निकल गया। उसने अपने सामने विशाल इमारत को ध्यान से देखा और गर्व से मुस्कुराया। बैंक की इमारत कुछ ऐसी थी जिसे उसने डिज़ाइन किया था। भले ही यह कुछ हद तक बुर्ज खलीफा के लघु संस्करण की तरह दिखती थी, लेकिन उसे अपने डिज़ाइन पर गर्व था। सिलास मुस्कुराया और बैंक की इमारत में चला गया। बैंक की इमारत का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था, केवल साज सज्जा का काम बाकी था, और यही काम अभी चल रहा था। सिलास इमारत में चला गया, और उसने जो देखा उससे वह प्रभावित हुआ। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वह निर्माण श्रमिकों द्वारा परियोजना पर किए गए काम से प्रसन्न था। उन्हें ये भी पता था कि उनकी मशीनों की मदद से ही वे इसे जल्दी और पूरी तरह से पूरा कर पाए थे। उन्होंने इमारत के चारों ओर देखना शुरू किया, और उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे वे प्रभावित हुए। इमारत को उनके डिज़ाइन में सबसे छोटे विवरण तक पूरी तरह से बनाया गया था, और वे इससे प्रभावित हुए। इसके अलावा इमारत की सुरक्षा प्रणाली पहले से ही स्थापित की गई थी, और सिलास ने इसकी समीक्षा करने के बाद लूना की सराहना की। बेशक उन्हें पता था कि लूना के निर्माण कार्य की देखरेख करने के कारण चिंता की कोई बात नहीं थी। उन्होंने इमारत का निरीक्षण करने के लिए अपना समय लिया,
और काम पूरा होने के बाद वे इमारत से बाहर चले गए और कार में बैठ गए। उन्होंने इमारत का काम पूरा कर लिया था और अब अपने परिवार के पास घर जाने का समय हो गया था। हालांकि उन्हें अभी भी अन्य काम करने थे, जैसे कि प्रयोगशाला सुविधा निर्माण की प्रगति की जांच करना, जिसके लिए उन्हें बाद में इंतजार करना होगा। सिलास प्रयोगशाला सुविधा का निर्माण पूरा होने के बाद उसे देखना चाहता था। इसके अलावा उसे अपने परिवार से आखिरी बार मिले हुए 3 महीने हो चुके थे और अब उसके घर लौटने का समय हो गया था। कारों का बेड़ा हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। वे वेनेजुएला की राजधानी की सड़कों से गुजरते हुए उन्होंने उन सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा जिन्होंने उन्हें देखा। जब वे गाड़ी चला रहे थे तो सिलास ने लूना से पूछा कि वह उसे एवोल्यूशन कैप्सूल में रहने के दौरान हुई हर बात के बारे में बताए। कुछ खास नहीं हुआ। राष्ट्रपति यूसमारोबिस की बेटी को बचाने के लिए जब मैं गया था तब हुई घटना को छोड़कर दुनिया हमेशा की तरह उबाऊ रही है, लूना ने जवाब दिया। सिलास को निराशा और राहत दोनों महसूस हुई कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हाल ही में कुछ दिलचस्प हुआ है, लूना ने सिलास की दिलचस्पी जगाते हुए कहा। क्या है? संगठन ने अपने प्रयोग में एक सफलता का अनुभव किया। सिलास की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे पता था कि संगठन अपने प्रयोग में सफल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। इस खबर ने उसे बहुत उत्सुक कर दिया। वह जानना चाहता था कि वे इसे कैसे हासिल कर पाए और यह पुष्टि करना चाहता था कि क्या यह उस विधि के समान है जिसे वह अपने दिमाग में यादों से जानता था। अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान से सिलास ने कई बातें समझ लीं और वह जानता था कि संगठन जिस कृत्रिम जागृति का प्रयास कर रहा था वह एक टाइम बम था। किसी को कृत्रिम रूप से जागृत करने का एकमात्र ज्ञात तरीका गैस के माध्यम से था, जो मानक विधि थी, लेकिन एक और तरीका था और यह बेहद जोखिम भरा था। दूसरी विधि में एक व्यक्ति के पैराक्रोनिक जीन का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के पैराक्रोनिक जीन को उत्तेजित करना शामिल था, जिससे निष्क्रिय जीन के जागरण को शुरू करने के लिए उत्प्रेरक का निर्माण होता था। पैराक्रोनिक जीन की अत्यधिक अस्थिरता और संवेदनशीलता के कारण यह विधि जोखिम भरी थी। साथ ही जो कोई भी इस विधि के माध्यम से जागृत होता है वह गैस लेने के बाद भी डार्क एनर्जी अवशोषण के माध्यम से अपनी महाशक्ति को कभी नहीं बढ़ा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैराक्रोनिक जीन तीव्र उत्तेजना से गुजरते थे, जिसका उन्हें कभी अनुभव नहीं करना था, जिससे वे लगातार अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में रहते थे। पैराक्रोनिक जीन अविश्वसनीय रूप से जटिल था और इसके बारे में कुछ भी न जानने वाले किसी व्यक्ति के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करना परमाणु हथियारों के साथ खेलने जैसा था। सिलास को पता नहीं था कि प्रयोगशाला सुविधा में शोधकर्ताओं ने किस विधि का उपयोग किया था, लेकिन उन्हें लगा कि यह बहुत अलग नहीं होगा। प्रयोग सफल हो सकता था, लेकिन सिलास अपने कृत्रिम रूप से जागृत विषय के साथ उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे आश्चर्य के बारे में सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मास्टर, क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रयोग की सफलता के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? लूना ने पूछा और सिलास मुस्कुराया। उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह पहले से ही जानता था कि वह कौन था। जेरेमिया, लूना ने पुष्टि में सिर हिलाया। विषय का अनुमान लगाओ, लूना ने पूछा और सिलास ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। कौन? डैनियल। दस्तक दस्तक। किम रसोई में थी, रात का खाना तैयार कर रही थी जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने एलेक्स की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। लगता है तुम्हारा भाई वापस आ गया है। यहाँ, मेरे लिए ये देखो। मुझे दरवाज़ा खोलने दो, उसने उससे कहा, और दरवाज़ा खोलने से पहले उसने रसोई के द्वीप पर चाकू गिरा दिया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि सिलास बाहर खड़ा है। सिलास, तुम वापस आ गए। उसे देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। उसे लगा कि सिलास में कुछ अलग है, लेकिन वह ये नहीं बता पा रही थी कि वह क्या है। जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उसे बाहर रख रही है, तो वह एक तरफ हट गई। अंदर आओ, एलेक्स और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। धन्यवाद। सिलास घर में चला गया और किम के पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। वह लिविंग एरिया में चला गया और देखा कि उसके पिताजी सोफे पर बैठे हुए ध्यान से प्रसारित हो रही खबरें देख रहे थे। क्रिस, सिलास घर आ गया है, किम ने उसे चिल्लाकर कहा, जिससे उसका ध्यान भंग हुआ। ये देखकर सिलास मुस्कुराया। वह उसे रोकने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, उसने उसे आवाज़ लगा दी। क्रिस ने जब सुना कि सिलास वापस आ गया है, तो उसने तुरंत अपना सिर घुमाया। बेटा, तुम वापस आ गए। वह मुस्कुराया और सिलास के चेहरे पर एक अस्थिर भाव के साथ देखा। आओ बैठो, अपने पिता के साथ बैठो, उसने सिलास के बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा।
सिलास, तुम और तुम्हारे पिता यहीं रहो जबकि मैं एलेक्स के साथ रात का खाना तैयार करने जा रहा हूँ, किम ने उससे कहा और रसोई में वापस आ गया। सिलास ने उसे सिर हिलाया और अपने पिता के बगल में अपनी सीट पर बैठ गया। पिताजी, सिलास ने बैठते ही अभिवादन किया। बेटा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? उसके पिता ने सिलास के कंधे पर थपथपाते हुए पूछा। सब ठीक रहा, सिलास ने कंधे उचकाए और समाचार देखने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि उसके पिता जानना चाहते थे कि उसे 3 महीने तक किस बात ने व्यस्त रखा, लेकिन वह उन्हें सच नहीं बता सकता था। अगर उसे कुछ कहना होता तो वह बस कुछ बना लेता। वह जानता था कि अगर वह दावा करता है कि वह व्यवसाय में व्यस्त है तो उसके पिता उससे आगे कोई सवाल नहीं करेंगे। यही कारण था कि उसने लूना और सुरक्षा गार्डों को उस घर में रहने के लिए कहा जहां उसके परिवार की सुरक्षा करने वाली सुरक्षा टीम रह रही थी, क्योंकि वह उन्हें कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। अगर वह लूना के साथ वापस आता तो कोई वास्तविक समस्या नहीं होती, लेकिन सिलास अपने पिता और किम के साथ कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। क्रिस ने अपने बेटे की ओर देखा, जो अब समाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। बेटा, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे पता है कि अतीत में हमारे बीच चीजें अच्छी नहीं थीं, लेकिन तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो और मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिलास ने अपने पिता की ओर देखा और उनकी आंखें मिल गईं। वह मुस्कुराया और अपने पिता के कंधे पर थपथपाया। वह अतीत की बात है, तुम्हें अब इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात मुझे वास्तव में परेशान कर रही है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसने कहा, और उसके पिता ने चमकते हुए मुस्कुराया। धन्यवाद बेटा, मुझे मौका देने के लिए। क्रिस ने अपना ध्यान वापस समाचार पर केंद्रित करते हुए कहा। बेटा, मैंने कुछ सुना है, क्रिस ने सिलास की ओर एक नज़र डालते हुए कहा, जिसे सिलास ने नोटिस किया। क्या है? सिलास ने समाचार देखते हुए पूछा। कोई उल्लेखनीय प्रसारण नहीं हो रहा था, लेकिन सिलास देख रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। लुकास पर अगले सप्ताह मुकदमा चल रहा है, और मैंने जो सुना है उसके अनुसार उसके खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। वह इस बार जेल जाने से बच नहीं पाएगा। मैंने ये भी सुना है कि उसकी कंपनी वित्तीय अपराधों के लिए जांच के दायरे में है और जल्द ही बंद हो जाएगी। क्रिस ने रुककर सिलास को मुस्कुराते हुए देखा। और मुझे बताया गया कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है, बेटा। धन्यवाद। सिलास अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुराया। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ उस व्यक्ति से बदला लिया था जिसने उसके स्कूली जीवन को नरक बना दिया था। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, पिताजी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कोई और कर लेता। इसके अलावा कर्म पहले से ही उसे पकड़ रहा था। फिर भी मैं आभारी हूँ कि यह आप थे। धन्यवाद। मैं अतीत में किए गए हर काम के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्रिस ने अपनी आवाज़ में दृढ़ निश्चय के साथ कहा। सिलास अपने पिता के शब्दों पर केवल मुस्कुरा सकता था। वह खुश था कि उसके पिता अतीत में किए गए हर गलत काम के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे, और वह इसके लिए खुश था। लेकिन उनके बीच पहले से बातचीत की कमी के कारण वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। वह उसे मना करना चाहता था, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि इससे गलत संदेश जा सकता है, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। वे दोनों तब तक न्यूज़ देखते रहे जब तक किम ने उन्हें नहीं बताया कि डिनर तैयार है। वे उठकर डाइनिंग एरिया में चले गए। जब वे डाइनिंग एरिया में गए तो उन्होंने देखा कि एलेक्स उनके चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ उनकी ओर दौड़ रहा है। सिलास ने अपनी बाहें खोली, जिससे एलेक्स उनसे टकरा गया। आप कैसे हैं, चैंप? मुझे बताया गया था कि आप किचन में डिनर बनाने में मदद कर रहे थे। सिलास ने एलेक्स के बालों को सहलाते हुए उसे जमीन से उठाया। मैं था। घर में आपका स्वागत है, बड़े भाई। धन्यवाद, चैंप। वे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जहां किम पहले से ही इंतजार कर रही थी। एक बार जब वे बैठ गए तो उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ डिनर खाना शुरू कर दिया। खाते समय वे हल्की फुल्की बातें करते रहे, जिससे माहौल और भी मज़ेदार हो गया। डिनर के बाद किम और एलेक्स ने टेबल साफ की और बर्तन धोए, जबकि सिलास अपने कमरे में चला गया और क्रिस वापस टीवी देखने चला गया। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो सिलास ने नहाया और एलेक्स के कमरे में जाने से पहले सोने के लिए हल्के शॉर्ट्स पहने। चूंकि वह 3 महीने बाद घर आया था, इसलिए उसने एलेक्स के साथ गेम खेलने में समय बिताने का इरादा किया। वे तब तक खेलते रहेंगे जब तक एलेक्स को नींद न आने लगे, क्योंकि कल वीकेंड था। एलेक्स के कमरे के अंदर सिलास बिस्तर पर बैठ गया और प्लेस्टेशन को बूट करना शुरू कर दिया। एलेक्स के बर्तन धोने से पहले सब कुछ सेट कर दिया। सेटअप खत्म करने के बाद
उसने देखा कि दरवाजा खुला है और एलेक्स अंदर चला गया। अरे चैंप, सोने से पहले मुझसे कुछ पिटाई करोगे? सिलास ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, गेम दिखाने वाली टीवी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए। जब एलेक्स ने ये देखा तो वह मुस्कुराया। वह सिलास को अपने साथ खेलने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके मन में भी यही विचार था। बड़े भाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं खेल में अच्छा हो गया हूँ और इस बार मैं ही तुम्हें हराऊंगा, एलेक्स ने उत्साह से कहा और सिलास के बगल में अपनी सीट ली और कंट्रोलर उठाया। हमें भरोसा है ना? चलो देखते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, सिलास ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए एलेक्स के बालों को सहलाया। खेल शुरू हुआ और वे दोनों देर रात तक खेलते रहे। जब सिलास ने देखा कि एलेक्स पहले से ही सो रहा है, तो उसने खेल रोक दिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। शुभ रात्रि चैंप, सिलास ने कहा और अपने कमरे में जाने से पहले एलेक्स के कमरे की लाइट बंद कर दी। सिलास अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे लगता है कि सभी को छुट्टी मनाने का समय आ गया है, सिलास ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। डैनियल, सिलास वास्तव में आश्चर्यचकित था। डैनियल आखिरी व्यक्ति था जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह संगठन के शोध के लिए एक प्रयोगात्मक विषय बन जाएगा। सिलास ने डैनियल से आखिरी बार मिलने के बारे में सोचा और उनकी मुलाकात कैसी रही। क्या मैंने अभी एक खलनायक बनाया है? सिलास ने शरारती मुस्कान के साथ खुद से पूछा। उसे यह स्थिति हास्यास्पद लगी। उसे समझ में नहीं आया कि डैनियल को इतना आगे क्यों जाना पड़ा। सिलास ने सोचा कि उसने डैनियल के पिता के साथ क्या किया था और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। लूना, उसने कौन सी महाशक्ति जगाई? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि प्रयोग ने डैनियल को कौन सी महाशक्ति जगाने में मदद की। यह पायरोकिनेसिस जैसा लगता है, लेकिन मुझे वास्तव में यकीन नहीं है। संगठन के पास यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास वास्तव में कौन सी महाशक्ति है, खासकर जब इसे डार्क एनर्जी के अवशोषण से भी मजबूत किया जा सकता है, लूना ने जवाब दिया। मैंने वास्तव में एक खलनायक बनाया है। देखते हैं कि वह कितने समय तक टिकता है। लूना की प्रतिक्रिया सुनकर सिलास हंस पड़ा। पायरोकिनेसिस, है ना? वर्तमान में उसकी महाशक्ति कितनी मजबूत है। पिछली बार जब उसने अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल किया था, तो वह एक ऐसी ज्वाला बनाने में सक्षम था जो उसकी हथेली को पूरी तरह से ढक सकती थी। ये सुनकर सिलास ने सिर हिलाया। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काफी अच्छा लगता है जिसे बहुत जोखिम भरे तरीके से कृत्रिम रूप से जगाया गया हो। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उसके पैराक्रोनिक जीन उत्तेजना के अपने तीव्र स्तर के कारण काम करना शुरू करने से पहले वह कितना सुधार कर सकता है, सिलास ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मुझे शायद मिस्टर विलियम्स को फोन करना चाहिए। मुझे लगता है कि लुकास के परीक्षण का समय आ गया है। उसने मिस्टर विलियम्स को फोन किया और 2 रिंग के बाद उसने फोन से मिस्टर विलियम्स की जानी पहचानी आवाज सुनी, जो चिंता से भरी हुई थी। मिस्टर सिलास, काफी समय हो गया है। मैंने आपका फोन किया, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, श्री विलियम्स ने कहा। सिलास समझ सकता था कि श्री विलियम्स क्यों चिंतित थे, लेकिन वह इसकी सीमा को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। वह जानता था कि लुकास के साथ उसका झगड़ा श्री विलियम्स के दृष्टिकोण से कुछ साहसी था, विशेष रूप से लुकास के ब्लैक हैंड संगठन के सदस्य श्री आर्मिंडो सिल्वा से संबंध को देखते हुए। सिलास को याद आया कि जिस दिन लुकास को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन श्री विलियम्स कितने चिंतित थे। पहले सिलास संगठन को बहुत ज्यादा आंक रहा था, लेकिन अब उसे उनकी परवाह नहीं थी। हालांकि वह उनसे लड़ने नहीं जाएगा, लेकिन अगर वे उसके पास आए तो वह अच्छा नहीं खेलेगा। भले ही उसके सभी आंकड़े वापस 10 पर रीसेट हो गए थे और वह अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि उसकी ताकत के लिए इसका क्या मतलब है, वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसके पास अपनी आस्तीन में पर्याप्त से अधिक कार्ड थे। श्री विलियम्स, मैं हाल ही में कुछ कामों में बहुत व्यस्त रहा हूँ, यही वजह है कि मैं आपके फ़ोन नहीं उठा पाया, सिलास ने मिस्टर विलियम्स की चिंता कम करते हुए कहा। मिस्टर विलियम्स, मैं हाल ही में कुछ कामों में बहुत व्यस्त रहा हूँ, यही वजह है कि मैं आपके फ़ोन नहीं उठा पाया, सिलास ने मिस्टर विलियम्स की चिंता कम करते हुए कहा। विलियम्स, क्या तुम मुझे लुकास के आगामी मुकदमे के कारण बुला रहे हो? सिलास ने पूछा। विलियम्स ने सिलास की प्रतिक्रिया सुनकर आह भरी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह सिलास के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाया। अगर उसकी बेटी क्लोई न होती, जो उसके चरित्र की पुष्टि करती है, तो वह पहले से भी अधिक भ्रमित होता। उसे समझ में नहीं आया कि सिलास लुकास जैसे व्यक्ति के खिलाफ क्यों जाएगा, जबकि उसने बताया था कि उसका सहयोगी कितना शक्तिशाली है।
वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि सिलास ओकलैंड में लुकास को गिरफ्तार करवाने में सक्षम था, एक शहर जिसे लुकास का पिछवाड़ा कहा जाता है। साथ ही सिलास मामले के प्रभारी न्यायाधीश को इसे तेजी से आगे बढ़ाने और 6 महीने से भी कम समय में सुनवाई शुरू करने के लिए कैसे राजी कर पाया। उसने ये सोचा और फिर से आह भरी। उसे बस उम्मीद थी कि सिलास को कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं इसी वजह से फोन कर रहा था। मुकदमा 1 सप्ताह के भीतर होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही फैसला सुना दिया गया है, श्री विलियम्स ने कहा। सिलास को इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। लुकास के लिए इस मामले से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि डैनियल ने उसकी मदद की। लेकिन उसके चरित्र को देखते हुए सिलास को बहुत संदेह था कि डैनियल उसके पिता की मदद करेगा। बेशक सिलास के पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका भी था कि भले ही डैनियल एक परिवर्तनशील बन जाए, लेकिन वह कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं होगा। श्री विलियम्स, मैं सब कुछ आपके हाथों में छोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि क्या करना है ना? हाँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या आप ट्रायल में होंगे? नहीं, मुझे दूसरे काम करने हैं। सिलास को लुकास के ट्रायल में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उसके समय की बर्बादी होगी। उसने अपने परिवार के पास घर जाने और भूमिगत प्रयोगशाला सुविधा समाप्त होने तक उनके साथ समय बिताने की योजना बनाई। उसके बाद वह उन्हें वेनेजुएला ले जाएगा अगर वे इसके लिए सहमत होते हैं। तो मैं फ़ोन रख देता हूँ। ओह, और मी, सिलास, मेरी बेटी ने कहा कि आपको उसे फ़ोन करना चाहिए, मी, विलियम्स ने कहा, फिर फ़ोन काट दिया। सिलास मी विलियम्स के शब्दों से थोड़ा उलझन में पड़ गया। उनकी बेटी, क्लो, वह क्यों चाहती है कि मैं उसे फ़ोन करूं? सिलास ने खुद से पूछा। उत्सुकता से उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। आखिरी बार क्लो से बात किए हुए उसे आधे साल से ज्यादा हो गया था, और उससे पहले 2 साल हो गए थे। वे कभी कभी बात करते थे, लेकिन उनका रिश्ता बिल्कुल भी करीबी नहीं था और वे दोस्त भी नहीं थे। यही कारण था कि वह जानना चाहता था कि वह उसे क्यों फ़ोन करना चाहती थी। उसने यूएस वापस आने पर उसे फ़ोन करने का फैसला किया। शायद वह उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित कर सके। कौन जानता है, कुछ हो सकता है ना? सिलास अपने विचारों पर हंसा। उसने पहले क्लो के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, उसने वास्तव में स्नातक होने के बाद किसी रिश्ते में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह हमेशा काम और जीवन में व्यस्त रहता था। लेकिन शायद अब उसे इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। कार धीरे धीरे हवाई अड्डे के सामने रुकी। जब सिलास ने देखा कि वे आ गए हैं, तो उसने अपने संभावित रोमांटिक जीवन के विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। दरवाजा खुला और वह बाहर निकल गया। कार हवाई अड्डे में प्रवेश करते हुए लूना और उसके सुरक्षा दल के पीछे पीछे। उसके प्रवेश ने ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि हर कोई उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाता था। अपने आंकड़ों को अधिकतम करने के बाद उसकी उपस्थिति ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया था। उसने अक्सर देखा कि कैसे लोग, विशेष रूप से विपरीत लिंग के लोग, उसे अजीब भावों से देखते थे, लेकिन उसने इससे विचलित नहीं होना सीखा था। जब वह वीआईपी टर्मिनल से गुजरा, तो उसने कुछ लोगों को बड़बड़ाते हुए सुना, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह टर्मिनल से गुजरा और जेट ब्रिज में प्रवेश किया, सिलास को अचानक किसी चीज के बारे में जिज्ञासा हुई। लूना, जब तुमने राष्ट्रपति यूसुमारोबिस की बेटी को प्रयोगशाला सुविधा से बचाया, तो संगठन की क्या प्रतिक्रिया थी? वह जानता था कि बूढ़े लोगों का वह समूह जो कुछ हुआ उसे चुपचाप नहीं सह सकता। उन्होंने राष्ट्रपति यूसुमारोबिस से हमें सौंपने के लिए कहा। उन्होंने उसे धमकाया। मेरी गणना के अनुसार वे कुछ ऐसा करने की योजना बना रहे हैं जिससे वह उन्हें हमारी जानकारी देने के लिए मजबूर हो जाए। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। ओह, मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। लूना, उन पर नज़र रखना और मुझे कोई भी महत्वपूर्ण बात बताना, सिलास ने आदेश दिया और लूना ने सिर हिलाया। तब तक वे जेट ब्रिज के अंत तक पहुंच चुके थे। सिलास प्रतीक्षा कर रहे विमान में चढ़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। सभी के विमान में चढ़ने के बाद ये हवा में उड़ गया और सेंट जोस की ओर बढ़ने लगा। सिलास ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। 3 महीने हो गए हैं। एलेक्स और सभी से मिलने का समय आ गया है। जब सिलास अपने बिस्तर पर लेटा था, तो उसने एलेक्स के साथ हुई उस छोटी सी बातचीत के बारे में सोचा, जिसके कारण उसने पारिवारिक छुट्टी के बारे में निर्णय लिया। बड़े भाई, क्या आप जल्द ही एक और यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? एलेक्स ने पूछा, जिससे सिलास का ध्यान उस खेल पर से हट गया जो वह खेल रहा था।
वह एक पल के लिए एलेक्स की ओर देखने के लिए मुड़ा, फिर उसका ध्यान फिर से खेल पर चला गया। नहीं, मैं निकट भविष्य में कोई यात्रा करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं समझ गया। इस बार आप अगली यात्रा करने से पहले कितने समय तक रुकने वाले हैं? सिलास ने खेल को पूरी तरह से रोक दिया जब उसने एलेक्स की आवाज़ सुनी। दूसरा सवाल। वह समझ सकता था कि वह क्यों पूछ रहा था, और उसे बुरा लगा क्योंकि यह वास्तव में उसकी गलती थी। उसके पास अपने परिवार, खासकर अपने छोटे भाई के लिए समय नहीं था, क्योंकि वह यात्रा कर रहा था और बहुत सी चीज़ों में व्यस्त था। एलेक्स, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। अगर यह ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, तो मैं संकोच नहीं करूँगा, सिलास ने अपने बालों को सहलाते हुए कहा। एलेक्स अपने बड़े भाई की ओर देखने के लिए मुड़ा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। वह जानता था कि उसका भाई बहुत सी चीज़ों में व्यस्त रहता है, जिसके कारण उसके पास परिवार के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं होता। उनके पिता के साथ भी ऐसा ही था, जो हमेशा पूरा दिन काम में बिताते थे और देर से घर आते थे। एलेक्स जानता था कि उसका भाई परिवार की खातिर कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वह बस अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, अपने भाई के साथ जहाँ चाहे समय बिताना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह कितना असंभव है। वह ये भी समझता था कि अगर उसका भाई काम नहीं करता, तो वे भूखे मर सकते थे। भाई, क्या तुम एक हफ्ते के लिए घर पर रह सकते हो? एलेक्स ने सिलास की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए पूछा। सिलास एलेक्स के सवाल पर मुस्कुराया और अवचेतन रूप से लड़के के बालों को फिर से उलझाए बिना नहीं रह सका। तुम चाहते हो कि मैं एक हफ्ते के लिए घर पर रहूं? उसने पूछा, और उसने देखा कि एलेक्स ने जवाब में सिर हिलाया। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 महीने के लिए घर पर रहने की योजना बना रहा हूँ, और वह भी तब जब कुछ नहीं होता, सिलास मुस्कुराया। क्या तुम हमेशा के लिए नहीं जा सकते अगर कुछ होता है? सिलास ने एलेक्स को पूछते हुए सुना, और वह थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। ये पहली बार था जब एलेक्स ने वास्तव में उससे कुछ पूछा था। सिलास को नहीं पता था कि इसके बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। क्या उसे चिंतित होना चाहिए या कुछ और? उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वह समझ गया था कि उसे लड़के के अनुरोध को मानना ही होगा। कौन जानता है, यह आखिरी बार हो सकता है जब उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिले। वह जानता था कि अगर अंडरग्राउंड सुविधा पर निर्माण पूरा हो गया, तो उसे शायद फिर से ऐसा समय न मिले। इस विचार से वह चुपचाप आहें भरने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और महसूस किया कि वह हाल ही में बहुत आहें भर रहा था। सिलास समझ गया कि अगर उसे सुविधा समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता, तो उसे इस पल का पूरा लाभ उठाना होगा। क्या पता, चैंप, क्यों न हम परिवार के साथ छुट्टी मना लें? हम सब, मैं, तुम, डैड और किम, हम तय कर सकते हैं कि कहाँ जाना है और 1 सप्ताह साथ में बिताना है। सिर्फ हम सब, काम से जुड़ी कोई बात नहीं, सिलास ने एलेक्स के चेहरे पर प्रतिक्रिया के लिए देखते हुए कहा। उसने देखा कि एलेक्स ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक चमकदार, खुश मुस्कान आ गई। धन्यवाद, बड़े भाई, आप सबसे अच्छे हैं, एलेक्स ने खुशी से सिलास को गले लगाते हुए कहा। सिलास मुस्कुराया क्योंकि उसे अपने भाई की खुशी भरी प्रतिक्रिया याद आ गई। वह उसके चेहरे पर खुशी देखकर खुश था और चीज़ों को ऐसे ही रखना चाहता था। लेकिन जब भी वह अपने पिता और एलेक्स को देखता था तो उसे बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास होता था। ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है और वह उन्हें खोने जा रहा है। अपने पहले विकास कायापलट के बाद उसकी धारणा मजबूत हो गई थी और यह अपने साथ बेचैनी की भावना लेकर आई थी, एक ऐसी भावना जिसे वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। सिलास ने भावना को दूर करने में विफल होने के बाद कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने लूना के साथ संवाद करने के लिए गिय का इस्तेमाल किया, उसे अपने परिवार के लिए सुरक्षा स्तर बढ़ाने और हर समय उन पर नज़र रखने का निर्देश दिया। आदेश देने के बाद भी बेचैनी की भावना कम नहीं हुई। सिलास समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन कुछ भी उसकी बेचैनी का कारण नहीं बता पाया। उसने सोचा कि यह फोमल के रूप में उसकी पहचान से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसके ज्ञान से कहीं भी कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं थी। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के पास भी उनके डेटाबेस में उनके बारे में कुछ नहीं था। क्या ये हो सकता है? उसने आखिरकार एक संभावना के बारे में सोचा। लूना, डैनियल की हर हरकत पर नज़र रखो और मुझे रिपोर्ट करो। साथ ही, मैं प्रेसिडेंट यूसुमारोबिस के साथ संगठन की किसी भी बातचीत के बारे में अपडेट चाहता हूँ। और वेनेजुएला में आने वाले हर व्यक्ति की जांच करना सुनिश्चित करो,
सिलास ने बेचैनी की भावना को थोड़ा कम करते हुए आह भरी। उसे बस उम्मीद है कि उसे जो महसूस हो रहा है वो कुछ खास नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद करने और सोने का फैसला किया, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा। सिलास ने एलेक्स को देखा, जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुशी से खा रहा था, और ये देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपने पिता और किम को देखा, जो भी अपने नाश्ते का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे के प्रति प्यार से पेश आ रहे थे। ये देखकर सिलास को जलन हुई। वह इस बात से पूरी तरह प्रभावित था कि कैसे उसके पिता ने 3 अलग अलग महिलाओं को उससे प्यार करने के लिए राजी कर लिया, जबकि उनमें से 2 को उसके अतीत के बारे में पता था। सबसे आश्चर्यजनक महिला किम थी। इसके बावजूद सिलास को ये देखकर खुशी हुई कि पूरा परिवार मेज पर इकट्ठा होकर एक साथ भोजन का आनंद ले रहा था। ये सप्ताहांत था और किसी की भी बाहर जाने की कोई योजना नहीं थी। सिलास का इरादा पूरा दिन एलेक्स के साथ घर पर बिताने का था। ऐसा नहीं था कि उसके पास वैसे भी करने के लिए कुछ और था। नाश्ता खत्म करने के बाद सिलास ने एलेक्स के साथ बर्तन धोने की पेशकश की, लेकिन किम ने मना कर दिया। कुछ और करने के लिए न होने पर सिलास अपने कमरे में वापस चला गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। ओह, मुझे क्लो को फ़ोन करना चाहिए, उसने कहा। वह क्लो का नंबर डायल करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह रुक गया। रुको, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? अगर वह बात करना चाहती तो वह खुद मुझे कॉल करती। सिलास अपने विचारों पर मुस्कुराया और कॉल को आगे बढ़ाया। कॉल हो गई, लेकिन कुछ रिंग के बाद वॉइसमेल पर फॉरवर्ड हो गई। क्या वह मेरी कॉल को अनदेखा कर रही है या वह अपने फ़ोन के पास नहीं है? सिलास ने खुद से पूछा, कॉल टाइम आउट होने पर उलझन में। उसने फिर से कॉल करने का फैसला किया। अगर इस बार कॉल नहीं हुई तो वह बाद में फिर से कोशिश करेगा। उसने फिर से उसका नंबर डायल किया और कॉल हो गई। क्लो अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसने बिस्तर पर अपना फ़ोन बजता हुआ सुना। वह चली गई, उसे उठाया और कॉलर आईडी चेक की। सिलास। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अगले पल उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उसने कॉल का जवाब दिया और फ़ोन को अपने कान के पास लाया। अरे राक्षस, अभी तो बहुत देर हो गई है। अरे राक्षस, अभी तो बहुत देर हो गई है। सिलास मुस्कुराया और क्लो के शब्दों पर अपना सिर हिलाया। अगर कोई और होता जिसने उसे राक्षस कहा होता, तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को खारिज कर देता। वह राक्षस कहे जाने पर गुस्सा या परेशान होने से आगे बढ़ चुका था। बस इतना है कि जब भी क्लो उसे उस नाम से पुकारती तो वह हमेशा मुस्कुराता। इसका कारण ये था कि जब भी वह उस उपनाम का इस्तेमाल करती तो वह उसकी आवाज़ में चंचलता महसूस कर सकता था। हाय क्लो, अभी तो बहुत देर हो गई है, सिलास ने हंसते हुए कहा। वाह, तुम अलग लग रही हो। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है तब से तुम वाकई बदल गई हो। मुझे कॉल करने के लिए तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी और उन्होंने मेरा संदेश तुम्हें दिया होगा। हाँ, मैंने किया। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ जब मुझे संदेश मिला। मैं वास्तव में उत्सुक था। ठीक है, सच तो यह है कि मैंने समाचार देखा डैनियल के पिता के बारे में, और मैं आश्चर्यचकित था। जब मैंने इसे देखा तो मुझे आपके बारे में याद आया, लेकिन मुझे यह विश्वास करना मुश्किल था कि आप वास्तव में लुकास को हरा सकते हैं। जब तक मैंने अपने पिता से नहीं पूछा और उन्होंने मेरे संदेह को दूर कर दिया। मेरा मतलब आपके निजी जीवन या किसी भी चीज़ में झांकना नहीं है सिलास, लेकिन मैं उत्सुक हूँ। सिलास को पहले से ही पता था कि क्लो ने जो कहा उसके आधार पर बातचीत कहाँ जा रही थी। तुम किस बारे में उत्सुक हो क्लो? सिलास ने पूछा। उसकी आवाज़ गंभीर स्वर में आ गई। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह किस बारे में उत्सुक थी, लेकिन वह उसका जवाब सुनना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... तुमने ये कैसे किया? तुमने सिर्फ 2 साल में इतनी दौलत कैसे हासिल कर ली? तुम्हारे पास पहले से ही लाखों डॉलर की कारें हैं। अगर वे आम कारें होती तो बात अलग होती। कोई कह सकता है कि तुमने उन्हें लोन पर लिया था या कुछ और, लेकिन उनमें से एक बुगाटी है और इसकी कीमत $0 मिलियन से ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आपने मेरे पिता की कंपनी को भी $0 मिलियन से ज़्यादा में बनाए रखा। ये सारे बदलाव। वह एक पल के लिए रुकी और सिलास ने उसकी आहें सुनी। वास्तव में जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो यह मज़ेदार लगता है। एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में सभी को लगता था कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, उसने सबसे ज़्यादा हासिल किया है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें नहीं थी, खासकर ये देखते हुए कि तुम स्कूल में कितने मूर्ख और कितने कमज़ोर थे। सिलास,
मैं तुम्हें मेरे पिता की कंपनी को बनाए रखने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं लग सकता, लेकिन मेरे लिए इसका बहुत मतलब है। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, इससे पहले कि तुम इसे बनाए रखो, और तुम्हारे काम ने इसे बचा लिया। तो धन्यवाद। अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए मैं सोच रहा था कि क्या हम मिल सकते हैं और डिनर या कुछ और कर सकते हैं। मैं ही बिल चुकाऊंगा। क्लो ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसके पिता की कंपनी के दिवालिया होने की कगार पर होने की बात सुनकर सिलास थोड़ा अवाक रह गया। उसे नहीं पता था कि उस जानकारी का जवाब कैसे दिया जाए। उसे नहीं पता था कि क्लो के पिता की एक लॉ फर्म है, और यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि वह दिवालिया होने की कगार पर थी। सिलास ने उस बारे में अपने विचारों को एक तरफ धकेल दिया। उसने पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से और अनजाने में लॉ फर्म की दिवालियापन की स्थिति को उसे बनाए रखकर हल कर दिया था, इसलिए इस पर अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब उसे क्लो की आखिरी बात में दिलचस्पी थी। वह मुझे बाहर बुला रही है। सिलास क्लो के साथ बाहर जाने के विचार पर मुस्कुराया। जरूर, मुझे बताए कि तुम कब तैयार हो, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अलविदा राक्षस, उसने कहा और फोन रख दिया। सिलास के चेहरे पर मुस्कान तब और बढ़ गई जब उसने फोन रखने से पहले उसे राक्षस कहते सुना। अगर यह पहले होता तो विपरीत लिंग और आम लोगों के प्रति उसकी नफरत के कारण वह क्लो के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता, लेकिन अब नहीं। उस रात के बाद जब उसने अपने पिता का सामना किया, तो उसने अपने दिल में मौजूद सारी नफरत और पूर्वाग्रह को छोड़ दिया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसके पास कोई कारण नहीं था कि हाई स्कूल में जो कुछ हुआ उसे एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने दे। ये बहुत मूर्खतापूर्ण काम था। यह मेरे पिता के व्यवहार से अलग नहीं था। सिलास ने आह भरी। उसे लगा कि यह अच्छी बात है कि उसने खुद को पाया, इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपनी निराधार नफरत में खो जाए। सिलास को उम्मीद थी कि उसके और क्लो के बीच कुछ हो सकता है। शायद उन दोनों के बीच कुछ आग लग सकती है। ठीक है, शायद वह बहुत आशावादी था, लेकिन एक आदमी को सपने देखने होते हैं, सही है। ईमानदारी से उसे लगा कि अगर उनके बीच कुछ भी न हो तो बेहतर होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में आगे क्या होने वाला है, उसके लिए स्वतंत्र होगा या नहीं। उफ, इस पर क्यों ध्यान दे। अगर मैं सच में एक गर्लफ्रेंड पाना चाहता हूँ तो मैं पा सकता हूँ। यह इतना भी मुश्किल नहीं है, सिलास ने खुद से कहा और खुद को बिस्तर से धकेलकर नीचे लिविंग एरिया में चला गया। जब वह लिविंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता सोफे पर बैठे हैं और उसके दोनों ओर किम और एलेक्स बैठे हैं। वह मुस्कुराया और उनके साथ सोफे पर बैठ गया। बड़े भाई, एलेक्स ने सिलास को बैठते हुए देखकर कहा। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसके बगल में बैठना चाहता था। अरे चैम्प, सिलास ने अपने बालों को सहलाते हुए मुस्कुराया। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, और कंधे उचका दिए। बड़े भाई, पारिवारिक छुट्टी के बारे में, एलेक्स ने सिलास को पिछली रात की उनकी बातचीत की याद दिलाते हुए पूछा। सिलास पारिवारिक छुट्टी की अपनी योजना के बारे में नहीं भूला था, उसे बस बाकी सभी के साथ इस पर चर्चा करने का समय नहीं मिला था। सिलास ने अपने पिता और किम की ओर देखा, जो दोनों उत्सुकता से एलेक्स द्वारा कही गई बातों के बारे में और अधिक बताने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। पिताजी, किम, मैं एक पारिवारिक छुट्टी के बारे में सोच रहा था। हम एक जगह चुनते हैं और एक सप्ताह के लिए वहां जाते हैं। बस एक अच्छा समय बिताने और एक दूसरे से जुड़ने के लिए। कोई काम से संबंधित या कोई गंभीर बात नहीं, बस हम सभी आराम करेंगे, सिलास ने कहा, और उसने देखा कि उसके पिता की आंखें स्वीकृति में चमक उठी। यह एक बढ़िया विचार है, बेटा। मैं वास्तव में कुछ समय से इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह तुम्हारे और किम के शेड्यूल के कारण संभव है या नहीं, क्रिस ने उत्साहित महसूस करते हुए कहा। सिलास मुस्कुराया और किम की ओर देखा, उसकी राय जानना चाहता था। पारिवारिक छुट्टी का विचार एक अच्छा विचार है। मैं कार्यालय में चीजों की व्यवस्था करूंगा और समय निकालूंगा। जैसा कि तुमने कहा, सिलास, ये सभी के लिए एक दूसरे से जुड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर होगा। मैं तैयार हूँ, किम ने अपनी राय देते हुए कहा। ठीक है, चूंकि सभी सहमत हैं, तो क्यों न हम तय करें कि कहाँ जाना है, सिलास ने पूछा, जब उसकी नज़र उन पर पड़ी। उसने उनके चेहरों पर खालीपन देखा और उसे पता था कि उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ जा सकते हैं। सिलास ने उन्हें दोष नहीं दिया, यह उनकी गलती नहीं थी। वास्तव में ऐसा नहीं था कि क्रिस और किम के पास परिवार की छुट्टी पर जाने के लिए कोई विचार नहीं था। उनके पास कई विकल्प थे, लेकिन वे पहले सिलास से सुनना चाहते थे। जब क्रिस,
किम और सिलास अभी भी सोच रहे थे कि क्या सुझाव दिया जाए, तो उन्होंने एलेक्स की आवाज़ सुनी। चलो समुद्र तट पर चलते हैं। मैंने अपने दोस्त से सुना है कि वर्जीनिया बीच सबसे अच्छी पारिवारिक छुट्टी की जगह है। ये तय हो गया है। वर्जीनिया बीच ही है, क्रिस ने सहमति में कहा।